जय हिंद एवरीवन, मैं हूं आपकी एजुकेटर शालिनी सिंह फ्रॉम स्पेस आइज। आज हम लोग अनदर एडिटोरियल एनालिसिस के साथ आए हैं, वो है इंडियाज़ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप सभी लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो इस साल अपने PCS, IAS या रिव्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देना चाहते हैं, वो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट में जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ उस पर आंसर लिखकर ज़रूर दिया करें। आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नहीं दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कि आप उस पर आंसर राइटिंग लिखें। मीन्स प्रीलिम्स इज़ नॉट एग्ज़ाम टू क्वालिफाई, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम है आपको एक्चुअल एग्ज़ाम तक पहुंचाने के लिए। जो एक्चुअल लड़ाई है वो आपकी मेंस में होती है, और मेंस में जब तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको एग्ज़ाम को निकालना। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप मेंस आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, सो दैट आप उसमें ईजीली और बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी क्वेश्चंस बिटवीन द वीडियो में आप लोगों से पूछती हूँ उसके रिप्लाई आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इंडियाज़ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम, भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। क्या हुआ है रिसेंटली, अभी यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने पब्लिश किया एक रूरल हेल्थ स्टैटिक्स डाटा, जिसमें ये बताया गया है कि डॉक्टर्स की और भारत में जो सुविधाएं हैं, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उनमें बहुत भारी कमी आई है। हमारे यहाँ डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। लगभग 83.2% ऑफ सर्जन्स जो हैं वो कम हैं। ठीक है, 74% ऑब्स्ट्रिशियंस और गायनोकोलॉजिस्ट। ऑब्स्ट्रिशियंस कौन होते हैं? जो प्रेगनेंसी के दौरान जो मिडवाइफ्स या नर्सिस होते हैं, उनको आप बेसिकली ऑब्स्ट्रिशियंस कह सकते हैं। ठीक है, और गायनोकोलॉजिस्ट जो महिलाओं से या स्त्रियों से संबंधित रोगों की जो इलाज करते हैं उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, मेरा 79% ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है और 81.6% पेडिट्रिशियंस की कमी है। ठीक है, मेरा इंस्टीट्यूट एक्चुअली रोड साइड है, तो थोड़ा सा साउंड बाहर से आता है, आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात करें भारत में जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जितने हैं, उसमें से ओनली 45.1% ही 24/7 बेसिस पे काम कर रहे हैं, बाकी काम नहीं कर रहे हैं। लगभग हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वो 5480 हैं, जिसमें से सिर्फ 541 ही ऐसे कम्युनिटी सेंटर हैं जहाँ पे वो चारों स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं। कौन से 4 स्पेशलिस्ट? सर्जन, ऑब्स्ट्रिशियन, मेडिकल प्रोफेशनल एंड पेडिट्रिशियन। नहीं तो कहीं पे कोई कम है, कहीं पे कोई कम है। मतलब हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चल रही हैं। अब जो सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उनका रेशियो कैसे डिवाइड होता है? जो सब सेंटर्स होते हैं यहाँ पे 3000 से 5000 लोग एक दिन में देखे जा सकते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे 20,000 से 30,000 लोगों को देखा जाता है, और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे 80,000 से 1,20,000 लोगों को एक दिन में देखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? जो हमारे सब सेंटर्स हैं वो उनकी कैपेसिटी 5,000 की, लेकिन वो 5,000 से ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं। जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम 30,000 है, लेकिन वो 36,000 से ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं। और जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1,20,000 है, वो 1,64,027 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी हेल्थ केयर में आ रही है, एक तो क्वालिटी की है और दूसरा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है। मान लीजिए भाई आपके पास लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो काम नहीं हो सकता ना, चाहे जितना अच्छी टेक्नोलॉजी का आपके पास लैपटॉप हो। तो ह्यूमन रिसोर्स इज़ वेरी मच वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब SCs में, PHCs में और CHCs में अंडर स्टाफिंग हो रखी है, मतलब स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे। अगर हम 2021 की बात करें, कोविड-19 के टाइम पे तो ज़्यादा स्टाफ था, लेकिन अब उस स्टाफ में भी कमी आई है। लगभग ही हमारे पास जो ऑक्सिलरी नर्व्स और मिडवाइफ्स थी SCs में, वो 2,07,000 से मतलब 2022 में 2,07,000 है, जबकि वो 2021 में 2,14,820 थी। ठीक है, लैब टेक्नीशियंस, नर्सिंग, रेडियोग्राफर, इन सब ने बहुत मार्जिनल, मतलब बहुत कम इनमें बढ़ोतरी हुई है, इनमें भी बहुत भारी कमी दिखाई दी है। अगर हम स्टेट वाइज डाटा निकालें SCs का, तो सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज है सब सेंटर्स में, वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, हिमाचल में है, उड़ीसा में है और उत्तराखंड में है। ठीक है, डॉक्टर्स को अगर हम देखें SC, PHC और CHs के हिसाब से, तो 2022 में लगभग 30,640 डॉक्टर थे। ठीक है, कहाँ पे? PHCs में, जो कि अब
31,716 से 30,640 ही बचे हैं, ठीक है, इनमें भी गिरावट आई है। अगर हम स्टेट वाइज डाटा निकालेंगे इसका CHCs का, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेज कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में और उड़ीसा में। मतलब अगर आप SCs में देखें, PSCs में देखें या CHCs में देखें, उत्तर प्रदेश हर बार टॉप कर रहा है किसमें? शॉर्टेज में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, ठीक। अब इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है? जो हम लोगों ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इस्टेब्लिश किया था 2005 ने, उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, ठीक है, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। अगर हम एलोपैथिक फिजिशियंस की बात करें तो 2005 में लगभग वो 20,308 थे, जिनकी संख्या बढ़कर 30,640 हो गई है, ठीक है। लगभग हम लोगों ने 50.9% की इंक्रीमेंट किया है। According to the research, the number of specialized physicians working at community center will rise from 3,550 in 2005 to 4,485 in 2022. अगर हम CSCs की बात करें तो वहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड फिजिशियन है उनकी संख्या भी बढ़ी है। 2005 में हमारे पास 3,500 से ज़्यादा थे और अब हम लोगों के पास लगभग 4,500 हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है, किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो उसके इश्यूज़, चैलेंजेस क्या हैं, और उससे भी बड़ी बात आती है कि उसके लिए हमें वे फॉरवर्ड या सुझाव क्या होने चाहिए। तो इसमें इशू क्या है? सबसे बड़ी चीज़, हमारे देश में इग्नोरेंस बहुत है, हम लोग चीज़ों के प्रति लापरवाही बहुत करते हैं, उसके प्रति हम लोग के अंदर अज्ञानता बहुत है, ठीक है। Only 1/3 of the expectant moms were found to have enough understanding of breastfeeding. लोगों को पता ही नहीं कितने समय से ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है, कितने दिन तक करनी है, ठीक है। 11.3% जो किशोर लड़कियां हैं या फिर जो लड़कियां हैं 14 साल से बड़ी उम्र की, ठीक है, और 19 साल 18 साल के आसपास के हरियाणा में, सिर्फ उनमें से 11% लड़कियों को ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिस्क के बारे में पता है, बाकी लोग बहुत ज़्यादा अज्ञान हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च आर्टिकल जेरियाटिक, अब जेरियाटिक क्या होता है? वो लोग जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं उन्हें जेरियाटिक कहा जाता है, ठीक है। मॉर्बिडिटी क्या होता है? रुग्णता, ठीक है, मतलब उनमें कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोई 75 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें से सिर्फ 20% लोग ही ऐसे हैं जो कॉमन बीमारी के लिए इलाज जानते हैं, ठीक है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि इस सामान्य बीमारियों में हम क्या करें, जैसे ज़ुकाम हुआ है तो इसमें क्या करें, ज़्यादा खांसी हो गई है तो इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और किस तरीके से इसका प्रिवेंशन करें। सबसे बड़ा इशू इंडिया में क्या है? पुअर पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग। हम लोग पब्लिक हेल्थ पर खर्चा ही बहुत कम करते हैं। अपनी पूरी GDP का लगभग सिर्फ 2% ही हम लोग पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग करते हैं, जो कि बहुत कम है। ये कम से कम बढ़ के 10% होना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें, यानी कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो सिर्फ 60% इंडियन ही मतलब 60% से जो ज़्यादा इंडियन हैं वो आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं। आउट ऑफ पॉकेट पे का मतलब क्या है? मान लीजिए उनके घर में कोई बीमारी होती है, वो 1,000 रुपये ही दे सकते हैं उस बीमारी के इलाज के लिए, पूरी बीमारी के इलाज के लिए, लेकिन अब उनको देना कितना है? 1.5 लाख रुपये देना है, ठीक है। तो आउट ऑफ द पॉकेट वो उनको एक्सपेंडिचर करना ही पड़ता है। और लगभग 65% से जो ज़्यादा लोग हैं भारत में वो इंश्योर्ड ही नहीं है, उनका लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं हो रखा। हम लोग लाइफ इंश्योरेंस को बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे ये तो टाइम पास का तरीका है, और कुछ मजाक ने लाइफ इंश्योरेंस को बहुत हल्का कर दिया है कि वो एक जोक है ना कि वो आपकी बीवी के बगल में बैठकर ही आपके मरने के फ़ायदे गिनवाता है। तो वो ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, हर इंसान को अपनी लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए, ख़ास तौर पे मेडिकल। जैसे आजकल के हम लोगों का खान पीन है, रहन सहन है, उस दौर में मेडिकल इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, भाई ज़्यादातर लोग रहते कहाँ हैं? रूरल एरिया में, ठीक है, लेकिन अच्छी फैसिलिटीज़ कहाँ है? अर्बन एरिया में। तो अब रूरल से अर्बन एरिया में लोगों को मूव करना पड़ता है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है हॉस्पिटल्स में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं? नेशनल हेल्थ मिशन, जिसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के और अर्बन हेल्थ मिशन को मिलाकर गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन इस्टेब्लिश किया था 2005 में, ठीक है। मेन प्रोग्राम क्या थे, मतलब मेन कंपोनेंट क्या थे इस प्रोग्राम के? रूरल और अर्बन हेल्थ को
स्ट्रॉन्ग करना, उसे मजबूती देना, ठीक है। मैटरनल, नियोनेटल चाइल्ड, एडोलसेंट इन्फेक्शंस और नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ के बारे में लोगों को जानकारी देना, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, ठीक है, लोगों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। ऐसी पॉलिसी बनाना जो सभी सेक्टर्स में काम कर सके। हमें लोगों को सिर्फ अच्छी हेल्थ ही नहीं देनी है, बल्कि उसके साथ वो हेल्थ फैसिलिटीज़ सस्ती भी हों, अफोर्डेबल भी हों और उनके लिए अच्छी हों, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है ये? इस मिशन के तहत सभी लोगों को एक आई कार्ड देना था, हेल्थ आई कार्ड, जिसमें उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, कितना बीपी है, कितना शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई बीमारी है कि नहीं है, किस किस चीज़ों से एलर्जी है, किन किन चीज़ों से एलर्जी नहीं है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन उस कार्ड में रहता है, ठीक है। इससे क्या होगा? हम एक नेशन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए, किसी भी चीज़ को सही करने के लिए उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका डेटा आपके पास सही तरीके से हो, ठीक है। तो इस मिशन के तहत हम लोग क्या करेंगे? डेटा भी हम लोगों का बन जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये क्या था? ये भी जो हमारा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को मजबूती देने के लिए, उसी को ताकत देने के लिए, उसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस मिशन को ले आया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या थी? पहले ये 2017 में पॉलिसी बनाई गई थी। इसके तहत सभी लोगों को एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम दी गई थी, मतलब एक इंश्योरेंस तौर पे दिया गया था, ठीक है। इससे पहले इस योजना का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना था, ठीक है, जो 2008 में लॉन्च की गई थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सजेशन एंड वे अहेड। देयर आर 3 लेवल ऑफ हेल्थ केयर के 3 लेवल होते हैं, बेसिक, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बेसिक, मान लीजिए आपको ज़ुकाम हुआ है, अगर उसे प्राइमरी लेवल पे ही ठीक कर दिया जाएगा, बेसिक लेवल पे ही ठीक कर दिया जाएगा, तो आगे चल के वो ज़ुकाम आपके लंग्स इन्फेक्शन, टीबी, इन सब चीज़ों में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम इन तीनों सेक्टर्स पे, इन तीनों सेगमेंट पे ही इतनी स्ट्रांगली वर्क करें कि चीज़ों को ख़राब होने का मौका ही ना दें, ठीक। सेकेंड, गवर्नमेंट को अपने जो मतलब कितने लोगों के ऊपर कितना स्टाफ होगा, इसकी गाइडलाइन बना के रखनी चाहिए कि उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है, उन्हें इंसेंटिव कैसे मिलेंगे, जो फिजिशियन हैं उनके करियर पे क्या प्रोस्पेक्टिव मिलेंगे, क्या संभावनाएं उनको मिल सकती हैं, ठीक है, और जो स्टाफ है, ठीक है, वो रूरल हेल्थ में भी काम करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, लोग आजकल रूरल हेल्थ में काम नहीं करना चाहते हैं। कारण क्या है कि कोई नहीं चाहता कि वो गाँव में जाके काम करे, ठीक है, हर इंसान शहर में काम करना चाहता है। तो आप ऐसा कर दीजिए भाई, अगर आप मान लीजिए हम लखनऊ में रहते हैं, ठीक है, यहाँ से अमेठी 120 किलोमीटर, अगर आप 120 किलोमीटर अमेठी या रूरल एरिया में जाके काम करते हैं तो आपको अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको 10% इंसेंटिव दिया जाएगा, आपकी सैलरी 22,000 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को प्रमोशन देंगे तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे, मतलब इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, और डॉक्टर्स भी गांव में जाके सर्विस प्रोवाइड करने में इंटरेस्टेड होंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना। जब हम लोगों को जानकारी दे देंगे, जागरूक कर देंगे, तो खुद ही इन चीज़ों के प्रति सजग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी किसी भी टाइप के डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व ज़रूर करूँगी। फर्स्ट थिंग, इनिशियली मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स दूंगी। सिंपल सा टिप्स है, 7-5-3-1 का रूल, ठीक है। 7 क्या है? जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो लगभग आपको 7 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, ठीक। तो 7 मिनट में आपको एक क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बनाइए, फिर उस क्वेश्चन को आपको 5 फॉर्मेटिंग्स में चेंज करना होगा। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, दूसरा आपको मेन बॉडी थीम बतानी है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो उस क्वेश्चन का क्रक्स है उसके बारे में 2 से 3 लाइनें आप ज़रूर लिखें, ठीक है। फिर आपको मेन बॉडी पार्ट पे आना है, ठीक है। पहला आपको इंट्रोडक्शन देना है, दूसरा आपको मेन बॉडी पार्ट पे आना है, ठीक है। तीसरा आपको उसमें जो इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, वो बताने हैं। चौथा आपको उसके वे फॉरवर्ड और सजेशंस बताने हैं। पांचवा आपको उसमें ये बताना है कि किस तरीके से, मतलब एक क्वेश्चन की एक थीम होनी चाहिए।
मैक्सिमम बच्चे प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब वो किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं उनके डायमेंशंस बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। डायमेंशंस डिफरेंट होने चाहिए, आप हर स्कोप को लेकर उसमें कैरी फॉरवर्ड करें, बट आपका जो एक मोटो है, आपकी जो थीम है वो डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 7 था, ये आपका 5 था। नाउ व्हाट इज़ 3? आपका कोई भी क्वेश्चन है वो 3 डायमेंशनल अप्रोच पे होना चाहिए। लाइक उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका नेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उस चीज़ का इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये तीनों डायमेंशंस आपको उसमें कवर करने होंगे। एंड लास्ट इज़ 1 इज़ कि आपका शुरू से लास्ट तक की जो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए वो एक सिंगल थीमेटिक कॉन्सेप्ट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने स्टार्टिंग कहीं और से करी हो, जाते जाते लास्ट तक आ कहीं और पहुंच गए हैं। आपको पूरे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। मान लीजिए आपको 7 मिनट मिलते हैं, 2 मिनट के अंदर आप अपनी क्वेश्चन की पूरी फॉर्मेटिंग कीजिए। कि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है रूरल हेल्थ मिशन के बारे में आपका क्या मानना है, या भारत में अगर आप रूरल हेल्थ मिशन को किस तरीके से देखते हैं, या फिर लास्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चन एक दिया भी है, क्या क्वेश्चन दिया है, क्रिटिकली एग्जामिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अफेक्टिंग इंडियाज़ रूरल सेक्टर, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं जो इंडिया के रूरल सेक्टर को इफेक्ट करनी है। अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिखना है तो सबसे पहले इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है, आलोचनात्मक आकलन करें। तो क्रिटिकली एग्जामिन, तो आप आलोचनात्मक आकलन कैसे करेंगे कि भाई आप उसकी कमियां भी बताएंगे, है ना, कि भाई हमारे सिस्टम में ये कमी है, हमारे रूरल सिस्टम में ये कमी है, इनको हमें इम्प्रूव करना है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप मेन बॉडी पार्ट पे आएंगे, उसमें आप अलग अलग चीज़ें बताएंगे, ठीक है, जो 5 सेक्शंस में डिवाइड होंगी। उसमें चैलेंजेस क्या है, इशू क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, मेन बॉडी क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, लास्ट में जो कंक्लूजन आप देंगे सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं बल्कि कॉमन मासेस के एफर्ट से, उनके अंडरस्टैंडिंग से, दोनों के जॉइंट वेंचर से ही हम किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को एंड करना है। जब आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सम अप करेंगे तो आपके क्वेश्चन में वेटेज, इंफॉर्मेशन और उसकी टेक्निकलिटी तीनों एक बैलेंस्ड वे में होंगे, तो आपको नंबर अच्छे ज़रूर मिलेंगे। आई होप आपको ये 7531 का फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगता है आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने सभी क्वेश्चंस में इसी को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से सबको समझा दिया होगा। तो आज का टॉपिक यही था। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।